Hello everyone, this is Adas. I am sharing this video for all the aspiring artists जो लोग अपने आर्ट स्किल्स को अच्छे लेवल पर इम्प्रूव करना चाहते हैं। और जैसा कि यह चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है और यह गलती मैंने भी कई टाइम तक कई सालों तक की है, जिसको हमें एज एन आर्टिस्ट समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम यूट्यूब पर गूगल पर जब सर्च करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ स्टिल लाइफ, तो वहाँ पे कुछ टाइम लैप्स आते हैं जिनमें स्पीड में सारी चीज़ें दिखाई रही होती हैं, बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलता है, हम वही चीज़ें देखते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर नहीं होता है। एक चीज़ समझिए कि जैसे कि जब कोई बिल्डिंग बनती है या कोई म्यूज़िक बनता है या खाना भी बनता है या बॉडी बनती है, कोई बॉडी बिल्डर बॉडी बनाता है, तो उस चीज़ का एक प्रोसेस होता है। दुनिया में हर एक चीज़ करने का प्रोसेस होता है। फिर कहीं ना कहीं जब हम ड्राइंग करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल टैलेंट है, इसको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वह एक दूसरे से ही ट्रांसफ़र होते हैं कि मैंने उसको सीखा, मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, आप किसी और को ट्रांसफ़र करोगे। तो आप जब ड्राइंग को सीखते हो तो आप कहीं ना कहीं, जो गलती मैंने भी की कि मैं पहले इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता था, जिसके वजह से मेरी ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे हुई। कुछ कहने का नहीं है। जो काफ़ी टाइम पहले के वर्क हैं उनको अब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी उसमें गलतियाँ दिखती हैं। जब मैं 12th में था तो मैंने उस टाइम पे जो चीज़ें करी वह बस एज अ फन की, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मुझे समझ में आया कि मैं आर्ट में ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ पे मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था। तो उसमें जो मुझे चीज़ें सीखने को मिली वह मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करी कि उनकी वजह से इतना फास्ट मेरी जो ड्राइंग स्किल्स है उसमें ग्रोथ हुई कि जितना मैंने 5 से 6 साल में अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया था, उतना 1 से 1.5 साल में मैं उससे कई गुना ज़्यादा, आप 10 गुना ज़्यादा बोले, 20 गुना ज़्यादा बोले, उतना ज़्यादा मैंने अपनी ड्राइंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखा। अब जो मैं पहले के वर्क देखता हूँ, मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू उन चीज़ों को शेयर भी करता रहता हूँ, तो आप ज़रूर से देखिए। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा यही कारण है कि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो बिगनर आर्टिस्ट हैं, जो एक्चुअल में अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो मैंने बनाया है, ताकि जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल जो फंडामेंटल्स किसी चीज़ को ड्रॉ करने के पीछे वर्क करते हैं, उनको हम समझ सकें। क्योंकि जो हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस हर एक चीज़ को बनाने का सेम ही रहता है, बस सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने स्टिल लाइफ की हेल्प से किस तरह से हम जब स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो किस तरह से हमारा सेटअप रहना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, किस तरह से हम उसको स्टार्ट टू एंड फिनिश करते हैं, उस चीज़ का एक रियल टाइम वीडियो बनाया है। और उसमें कुछ पॉइंटर्स को भी कवर किया है जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको आपकी आर्ट जर्नी में ग्रो करने के लिए। तो आप एक डायरी और पेन लीजिए और अगर आप चाहें तो एक पेपर और पेंसिल लेके मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो पॉइंटर्स हैं उनको लिखते जाइए। और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आपका कितना सही बन रहा है, कितना गलत। आप जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। यह वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि जो मैंने इसमें टाइम लैप्स का और जो और चीज़ें कि हम स्पीड में चीज़ें दिखाएं, इस चीज़ का उपयोग नहीं किया है। जो रियल टाइम एक्चुअल में जिस स्पीड में मैंने वर्क किया है और जो चीज़ें मैंने की हैं उसको एक्चुअल टाइम में एक्चुअल चीज़ों के साथ मैंने सारी चीज़ों को दिखाया है। तो आप जो प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा और उस पर वर्क कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो रेफरेंस है उसको वर्टिकली सेटअप किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग्स मतलब जो आर्ट वर्क को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हम 7 से 8 लाइन्स में अपने आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं और स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि एज अ ह्यूमन अगर हम स्टार्टिंग से ही, जैसे कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो जो अगर हम स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी लाइन्स को बनाते हैं तो उससे हमारे ओवरऑल प्रोपोर्शंस में मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कोई लाइन छोटी हो जाती है, कोई लाइन बड़ी हो जाती है, जिसके बाद जब हम अपनी ड्राइंग को फिनिश करने के लिए जाते हैं तो कई बार पेपर छोटा पड़ जाता है या कई बार कोई पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कोई पोर्शन ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इसलिए फर्स्टली हम कुछ स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करके पहले आर्ट वर्क की ओवरऑल हाइट विड्थ पोजीशन को समझते हैं कि कितनी पोजीशन में कितनी जगह में वह आर्ट वर्क कवर होगा और जो उसके एंगल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लाइन्स को अरेंज करते हैं। और जितना ज़्यादा एरिया एक स्ट्रेट लाइन में कवर हो सके उसके अकॉर्डिंग आपको जो लाइन्स खींचनी है। अब प्रिंट आउट का यूज़ क्यों करना, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि प्रिंट आउट क्यों यूज़ करें। क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाते तो मोबाइल की जब हम हेल्प से किसी आर्ट वर्क को बनाते तो वहाँ पे हम मोबाइल को बार बार जूम करते हैं।
जब हम बार बार जूम करते हैं तो जूम करने से जो लाइंस हमारे आर्ट वर्क में, देखो रेफरेंस कोई भी रेफरेंस हो उसमें सारी चीज़ों को लाइंस का खेल है, सारी चीज़ें लाइंस हैं। लेकिन जब हम फ़ोटो को जूम करते हैं तो उससे जो लाइंस हैं वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। फिर हम उसको जूम आउट करते हैं तो लाइंस छोटी हो जाती हैं। तो जिससे कि बार बार ऐसा करने से हम मेंटली जो कन्फ्यूज़न होता है हमारे अंदर की जो लाइंस कौन सी लाइन किसके कंपेरिजन में छोटी या बड़ी है। लेकिन जब हम प्रिंट आउट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हम जो प्रपोर्शंस है, जो लाइंस की हाइट विड्थ है, एंगल्स हैं, उनको हम एग्जैक्ट सही तरीके से देख पाते हैं। तो आपको कोई भी जैसे कि स्टिल लाइफ है, आप गूगल से निकालना चाहो तो कोई ईजी सा स्टिल लाइफ गूगल से निकाल सकते हो। अगर खुद से, जैसे कि यह फ़ोटो मैंने खुद से क्लिक किया है तो आप खुद से भी क्लिक कर सकते हो। मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से आपको अपने रेफरेंसेस की फ़ोटो क्लिक करनी है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आप अभी केवल ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉर्मली आप फ़ोटोज़ को ले सकते हो, लेकिन जब आप वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे लाइट की अरेंजमेंट ये सब देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये कंप्लीट वीडियो डाल दूँगा कि किस तरह से आपको सेटअप करना है, और फ़ोटोज़ भी क्लिक करना चाहें तो उसके ऊपर भी मैं कम्प्लीटली बता दूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रिंट आउट को साइड बाई साइड लगा के रखा है। अब साइड बाई साइड लगाने का भी एक रीज़न है, क्योंकि जब हम पेपर को हॉरिजॉन्टली जैसे कि टेबल पर लेटा के रखते हैं तो उससे होता क्या है कि जो चीज़ें हमें पास दिख रही होती हैं वह हमें बड़ी दिखती हैं, और जो चीज़ें हमारे दूर की तरफ रहती हैं, पेपर जो दूर की तरफ रहता है उसमें चीज़ें छोटी दिखती हैं। यह चीज़ नेचुरली होती है, इसको हम फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें दूर जाते हुए छोटी दिखती हैं। और उन जो एस रूल जो मैंने बोला फोर शॉर्टनिंग, यह लैंडस्केप में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप समझने के लिए कि चीज़ें जब दूर होती हैं हमसे तो वह अपने आप हमें छोटी दिखती हैं। एक अगर आप बोतल को अपने पास रखें, एक चीज़ आप एग्जांपल एक जो करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट की, एक बोतल को अपने पास में रखिएगा अपने जो बॉडी है उससे एक हाथ दूरी पर, और उससे कम से कम 10 कदम दूरी पर आप एक दूसरी बर्तन को या सेम बोतल को, सेम साइज़ की बोतल को रखिएगा। फिर आप अपनी पोजीशन पर वापस आके जब उन दोनों को देखोगे तो जो पास की बोतल है वह आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखेगी और जो दूर की बोतल है वह छोटी दिखेगी। तो और जब हम पेपर को वर्टिकली बनाते, मतलब हॉरिजॉन्टली रख के उसको प्रैक्टिस करते तो वहाँ पे पेपर हमारी आइज़ के ज़्यादा काफ़ी नज़दीक होता है। तो जिसकी वजह से यह चीज़ होती है कि जो पास की चीज़ें हैं वह बड़ी दिखती हैं और जो दूर की चीज़ें हैं वह छोटी दिखती हैं। तो आपको अपने पेपर को वर्टिकली सेटअप करके प्रैक्टिस करनी है। अब वर्टिकली सेटअप के लिए आप ईज़ल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बोर्ड के ऊपर पेपर लगा के ईज़ल के ऊपर सेट किया है। अगर आपके पास ईज़ल ना हो तो आप दीवार पर भी यह चीज़ कर सकते हो। मैं तो अपने अलमारी पर, गेट पर, सारी जगह जो रेफरेंस है उनको चिपका के रखता हूँ कि जब मेरा मन प्रैक्टिस का हो तो मुझे सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट उनको उठा के प्रैक्टिस कर सकूँ। तो मैं 2-3 जगह पे ये सेटअप परमानेंट करके रखता हूँ, दीवार पे 2-3 मेरे पास बोर्ड रखे हैं तो उन पे। और वर्टिकली सेटअप का एक और रीज़न होता है, क्योंकि हम जब वर्टिकली सेटअप के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं। यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जब हम वर्टिकली सेटअप में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ कदम पीछे जाके अपने आर्ट वर्क को चेक कर पाते हैं। अब पीछे जाके आर्ट वर्क को चेक क्यों करना होता है, क्योंकि जब हम पीछे जाके आर्ट वर्क को चेक करते हैं तो एक ही बार में हमें अपना रेफरेंस और अपना आर्ट वर्क पूरा एक ही बार में दिखता है। यह चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम छोटे आर्ट वर्क बनाते हैं तो वह सही बनते हैं, लेकिन जब हम बड़े साइज़ के आर्ट वर्क बनाते हैं तो उनमें गलती होती है। तो वहाँ पे यह चीज़ यूज़ की जाती है कि आप अपने आर्ट वर्क से कुछ 2-4 कदम पीछे जाके अपने आर्ट वर्क को चेक करें। इससे आप अपने आर्ट वर्क की जो कंप्लीट प्रपोर्शंस हैं उनको एक साथ देख पाते हो और कंपेयर कर पाते हो कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं उन चीज़ों को देख के उनको चेक कर करके अब धीरे धीरे उसमें जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, वो जो एंगल्स हैं, उनको देखते हुए और चेक करते हुए सही कर रहा हूँ। अब ऐसा आप बोलोगे कि कितना ज़्यादा मिटा रहे हो, तो हमारा काम आर्ट वर्क को बनाते टाइम माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमारा आर्ट वर्क सुंदर नहीं बने लेकिन सही बने। अगर आपके लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शन सही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आर्ट वर्क सुंदर दिखेगा। अगर आप बोलो कि ये आँख सही लग रही है भले ही उसके प्रपोर्शंस ख़राब हो, तो वह बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका एज एन आर्टिस्ट आप चीज़ें सीख रहे हो तो आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि मुझे चीज़ों को सुंदर नहीं दिखाना है, मुझे अपने आर्ट वर्क में यह देखना है कि
उसमें और क्या मैं सुधार सकता हूँ, ना कि ये कि यह सुंदर दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप गलतियों को रेक्टिफाई करने का माइंडसेट रखोगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। और यह चीज़ सभी के साथ होती है, मेरी भी साथ होती है। तो कि हमें चीज़ों को सुंदर बनाने का मन करता है तो इस माइंडसेट को लाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जब 1 से 2 महीने प्रॉपरली केवल इसी चीज़ पर वर्क करोगे कि आपको चीज़ों को जस्ट करेक्ट करना है, तो आप अपने आप उस चीज़ को फिर ग्रो करने लगोगे और फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। और स्टार्टिंग में देखो गलतियां तो होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे साथ भी यह चीज़ होती है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सभी के साथ यह होना कंपलसरी है कि उसमें गलतियां होंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे अपने आप और चीज़ें सही होती जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं चीज़ें बना रहा हूँ तो मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, हो सकता है आपको मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगे उस चीज़ों को, आपका मुझसे भी ज़्यादा शायद और ज़्यादा गलत करो। तो यहाँ पे आपको यह बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा ख़राब बन रहा है। बस आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि मेरे लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस सब सही बने। फिर चाहे हमारा आर्ट वर्क अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें यह देखना है कि जो लाइन है इतनी लंबी है तो वह क्या मेरे रेफरेंस में के अकॉर्डिंग मेरे आर्ट वर्क में भी उतनी ही लंबी है। जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है रेफरेंस की, क्या उतनी ही है। जो लंबाई है क्या उतनी ही है। और आर्ट वर्क जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो हम पहली लाइन खींचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा आर्ट वर्क डिपेंड करता है। जब हम सेम साइज़ की, जैसे कि हम यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो आप पॉइंट लिखिए कि आपको प्रिंट आउट की हेल्प से जो प्रिंट आउट की सेम साइज़ की ड्राइंग ही बनानी है। अब सेम साइज़ की ड्राइंग, जैसे कि जो प्रिंट आउट का साइज़ है उसमें जितनी सी ड्राइंग बनी उसी को सेम साइज़ की ड्राइंग को बनाना है। इसके पीछे का कारण ये है कि इससे आप चीज़ों को देखना सीखोगे। फिर और एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे आपको डबल साइज़ या 1.5 गुनी साइज़ या आधी साइज़ जैसा भी बनाना हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बना सकते हो। क्योंकि जब हम एक बार चीज़ों को देखना सीख जाते हैं, ड्राइंग हाथों से पहले आँखों का वैसा है, अगर हम चीज़ों को देखना सीख जाते हैं तभी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम सेम साइज़ की ड्राइंग बनाते हैं तो हम प्रोपोर्शंस जजमेंट को अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं। हमारी आँखें पर जो लाइन्स एंगल्स हैं उनको अच्छे से देख पाती हैं, समझ पाती हैं। और फिर जब हम छोटी साइज़ का या बड़ी साइज़ का आर्ट वर्क बनाते तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें फिर हम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। अब जैसे कि जो छोटी या बड़ी साइज़ की ड्राइंग, जब हम अपने रेफरेंस से कुछ बड़ी या छोटी साइज़ की पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे द्वारा खींची गई पहली लाइन पर ही हमारा पूरा आर्ट वर्क डिपेंड करता है, जिसको हम प्रोपोर्शन जजमेंट के अंदर ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, एक एग्जाम्पल समझिए कि जो ये रेफरेंस आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम ड्राइंग बनाएं तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मतलब अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई यानी कि आधी, इससे 2.5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं इससे 10 गुना आर्ट वर्क बड़ा बनाऊँ तो वहाँ पे उसमें उसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर रखूँगा और जो उसकी लंबाई है उसको 50 सेंटीमीटर रखूँगा। अगर मैं 20 गुना बड़ा आर्ट वर्क बनाऊँ तो वहाँ पे मैं उसकी जो लंबाई है उसको 100 गुना रखूँगा, 100 सेंटीमीटर रखूँगा। जो उसकी चौड़ाई है उसको मैं 50 सेंटीमीटर रखूँगा। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि जो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेज़रमेंट। जब हम यहाँ पे भी ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे भी यह चीज़ अप्लाई होती है। जब हम सेम साइज़ की भी ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे यह चीज़ हम सीखते हैं कि अगर मैं कोई लाइन खींच रहा हूँ तो उसकी कंपेरिजन में दूसरी लाइन कितनी बड़ी या छोटी है। अगर एक लाइन में खींच रहा हूँ तो क्या उसको तिगुना करने पर दूसरी लाइन बन जाएगी, क्या एंगल्स है। तो ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से कंपेयर करके ड्रॉ करते हैं। जब यह चीज़ हम सेम साइज़ में करते करते अच्छे से उसको सीख जाते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, तो उसके बाद हम फिर जब छोटी या बड़ी साइज़ की ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर से लिखिएगा, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेज़रमेंट। यह हर एक आर्ट वर्क में अप्लाई होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं जो ड्राइंग है, जो रेफरेंस है, उसको बार बार देखते हुए उसमें जो लाइन्स हैं उनको सही से अरेंज कर रहा हूँ और जो अब मैं उसको छोटी छोटी लाइन्स में तोड़ रहा हूँ। तो स्टार्टिंग स्टेज पर फोकस करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी जैसे कि मकान बनाते हैं, एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ कि जैसे कि किसी भी मतलब मकान में, बिल्डिंग में सबसे मेन चीज़ होती है उसकी नींव।
अगर नींव ख़राब है तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वह हिल जाएगा। उसी तरह ड्राइंग की नींव होती है जो उसका स्टार्टिंग जहाँ पे मार्किंग करते हैं। इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं, स्टार ओवर फिनिश। एज अ बिगनर हमारा मोटिव रहता है कि हम चीज़ों को फिनिश करें। हमारा सारा ध्यान शेडिंग पर, डिटेलिंग्स पर, कलरिंग्स पर रहता है। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग का स्ट्रक्चर ही ख़राब है, अगर जैसे कि आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आपकी नाक टेढ़ी है, लिप्स टेढ़े हैं, आंखें ख़राब बनी हुई, तो आप उसमें कलर शेडिंग करोगे तो उसका करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका ऑर्डर ख़राब ही दिखेगा। यह चीज़ें आपको शायद बुरी भी लग सकती है, लेकिन यह एक्चुअल रियलिटी है, क्योंकि यह चीज़ मैंने भी फेस करी है। मैं भी यही चीज़ें करता था और यह चीज़ इसलिए शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ वह आपका बर्बाद ना हो और आप सही तरीके से चीज़ों को वर्क करें और उनको सही तरीके से सीखें। तो आप जितना ज़्यादा अपनी ड्राइंग पर काम करोगे, जो मास्टर आर्टिस्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वह भी यही चीज़ बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपनी ड्राइंग पर वर्क कीजिए। अगर आपकी ड्राइंग सही होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कलरिंग, शेडिंग सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और ड्रॉ करते टाइम आपको टूल्स में कुछ नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल सा पेपर, प्रिंट आउट और नॉर्मल सी कोई भी पेंसिल लेनी है। और यहाँ पे जैसे कि मैं ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ। ओवर हैंड ग्रिप में हम पेंसिल को अपने हाथ की सिमिलर पोजीशन में पकड़ते हैं और इसको पकड़ने का भी रीज़न ये है कि जब हम जिस तरह से लिखते हैं नॉर्मली तो उसको हम ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं। जब हम उस तरह से ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ते हैं तो हम चीज़ों को बहुत नज़दीक से फिर डिटेलिंग्स को देखने लगते हैं। लेकिन जब हम ओवर हैंड ग्रिप में चीज़ों को देखते हैं और ड्रॉ करते हैं ओवर हैंड ग्रिप से, तो वहाँ पे हमारा हाथ और हमारे पेपर में जो हमारा सेटअप है उससे ऑटोमेटिकली 1 फुट का या 1 हाथ के बराबर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसकी वजह से हम डिटेल्स को इजीली इग्नोर कर पाते हैं। तो आप अपने आर्ट वर्क को ड्रॉ करते टाइम ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ कीजिएगा। ओवर हैंड ग्रिप में हम अपने हाथ की जो, जैसे कि मैंने इस चैनल पर एक वीडियो भी पूरा डाल रखा है कि क्या ओवर हैंड ग्रिप होती है, क्या ट्राइपॉड ग्रिप होती है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे कि जो पेंसिल है वो मेरे हाथ की सिमिलर डायरेक्शन में है, इसी चीज़ को हम ओवर हैंड ग्रिप बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने पेंसिल की टिप को थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि उससे हमें सुविधा होती है चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ करने में। तो यहाँ पर जैसे कि मैं चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, जैसे कि जब हम ड्रॉ करते हैं तो मार्किंग्स कई बार मोटी लग जाती हैं या थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं, तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको आपको क्लीन करते हुए चलना है, ताकि जो लाइन एग्जैक्टली सही है उसको आप समझते हुए चलें और उसको सही करते हुए चलें। क्योंकि जब हम सही से ड्रॉ नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें फिर हमें कंफ्यूज करेंगी और बाद में जब हम आर्ट वर्क को चेक करेंगे या देखेंगे दोबारा, जैसे कि 2-4 दिन बाद, तो शायद फिर हमें वह चीज़ उसमें जो प्रोसेस हुआ है हम सही से समझ ना पाएँ। तो आपको चीज़ों को क्लीन करते हुए चलना है। यहाँ पे मैं जो इरेज करने के लिए नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको ईज़िली किसी भी स्टोर पर 50-60 रुपये में मिल जाएगी। तो इस इरेज़र का यूज़ करने का कारण ये है कि इससे डस्ट नहीं फैलती है और जब हम वैल्यूज़ की स्टडीज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ आता है। तो आप एक नीडेबल इरेज़र ले लीजिएगा, कोई महंगी चीज़ नहीं है, तो आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार चीज़ों को मिटा के उनको करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ और मैं जो चीज़ों को देखने की, जैसे कि मैं चीज़ों को देखता हूँ और एक नॉर्मल पर्सन और एक आर्टिस्ट में फ़र्क क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन डिटेलिंग्स को भी देखता है, लेकिन आर्टिस्ट उस चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखता है। और जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की तो उस टाइम पे उसमें मुझे जो आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कराई जाती हैं, जिसमें हमारी आँखों को ट्रेंड किया जाता है कि किस तरह से हम चीज़ों में गलतियाँ खोजें, तो वह एक्सरसाइज मैं अब भी कंटिन्यूस बेसिस पर करता हूँ और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं ईज़िली उसमें गलतियों को खोज पा रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डाल दूँगा ताकि आप भी आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस को करके अपनी आँखों को ट्रेन कर सकें। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे अगर छोटी से छोटी चींटी के बराबर भी गलती दिख रही है तो मुझे उसे करेक्ट करना, भले ही चाहे जितना टाइम लगे। और यहाँ पे जैसे कि जो आर्ट वर्क को, जैसे कि मैंने बोला पीछे जाके हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे यह चीज़ मैंने कट कर दी है, क्योंकि हर 1-2 लाइन के बाद, हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद मैं पीछे जा के बार बार इस चीज़ को चेक करता रहा हूँ। जैसे कि मैंने 5 मिनट इस पर लाइन्स को खींचा,
देखा, फिर उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए पीछे जाता हूँ, फिर सारी चीज़ों को चेक करता हूँ। तो यह चीज़ भी आपको करनी है कि पीछे जाके आपको, जैसे कि आप बना रहे हो, आपने 5-6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बनाया, क्योंकि मुझे अभी भले ही इसमें टाइम नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं पहले बनाता था तो मुझे उसमें 1-2 घंटे भी लगते थे। तो वहाँ पे हर 10 मिनट में पीछे जाके मैं देखता था कि कहाँ पे गलती है, क्या और सही किया जा सकता है। एक दूसरे को जो रेफरेंस है उससे अपने ड्राइंग को बार बार देख के कंपेयर करता था। तो यह चीज़ यहाँ पे मैंने कट इसलिए कर दी है क्योंकि जो वीडियो फिर और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो एक वीडियो में और बना दूँगा, शॉर्ट फॉर्म में डाल दूँगा कि कैसे चीज़ों को हम चेक करते हैं, कैसे गलतियों को देखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मेरा काम ही है कि आपको बताई जाए। क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कुछ सीखने के मोटिव से ही देख रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली इस वीडियोज़ में और इस चैनल पे मैं बताता रहूँगा। तो आप, जैसे कि मैं फिर से, मुझे उस एंगल से मैं कुछ प्रॉब्लम जैसे कि दिख रही है कि वहाँ पे और सुधारा जा सकता है, तो मैं बार बार उसको इरेज कर के सही कर रहा हूँ। और यह इसलिए है क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने उसको बनाया तो स्टार्टिंग में वह चीज़ सही लगी, लेकिन जब हम बाकी एरियाज़ को बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले आपने सोचा कि मैंने उसको सही बना दिया था तो अब उसको दोबारा नहीं सुधार सकते। जब आप और एरियाज़ पर भी काम करते हो, फिर उससे एक दूसरे को कंपेयर करते हो, तो आपको बार बार चीज़ें अगर गलती दिख रही है, वह चाहे किसी भी स्टेज पर हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में जब आपने स्टार्टिंग की वहाँ पे गलती कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सही करना है। उसके बाद जब आप लाइन्स को छोटी लाइन्स में डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको करेक्ट करना है। अगर फिर भी आपको आगे गलती दिख रही है जहाँ पे आप उसमें कर्वनेस, राउंडनेस को ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सही करना है। इवन अगर आप वैल्यूज़ के लेवल पर भी, जैसे कि उसमें वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आपको ड्राइंग के लेवल पर कोई गलती दिख रही है तो वहाँ पे भी हम सही करते हैं। तो यहाँ पे आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि गलतियाँ हमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। आपको ये होना चाहिए कि अगर दिख रही है गलती तो हमें उसे सही करना है, ना कि ये कि आर्ट वर्क हमारा सुंदर दिख रहा है कि नहीं। और ड्रॉ करते वक्त आपको लाइटली ड्रॉ करना, ताकि जो पेंसिल है उसके मार्क्स आपके पेपर पर ना पड़ें। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा गड़ा के पेंसिल को यूज़ करते हैं तो उससे जो लाइन्स हैं वह मिटाने पर भी फिर इरेज नहीं होती हैं। यहाँ पे कैमरे में की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि बहुत ज़्यादा HD में वीडियोस बना सकूं, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा डार्क बना रहा हूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे मैं भले ही डार्क बना रहा हूं, तो आपको बस लाइटली ड्रॉ करना है ताकि चीज़ों को आप अपनी गलतियों को इरेज कर सको। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगल सब्जेक्ट स्टिल लाइफ लिया है। स्टिल लाइफ को अक्सर आर्टिस्ट हल्का फुल्का सब्जेक्ट मानते कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई भी इजीली ड्रॉ कर सकता है। लेकिन स्टिल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी ड्राइंग में, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको हम स्टिल लाइफ की हेल्प से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एज़ा अगर आप पोर्ट्रेट डायरेक्ट लोगे तो एक तो आपकी ड्राइंग ही कमज़ोर है, आप अभी ड्राइंग को अच्छे से बना नहीं पाते हो। ऊपर से आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जैसे पोर्ट्रेट, फिगर्स ले रहे हो, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। स्टिल लाइफ ऐसा मानिए कि आर्टिस्ट के द्वारा हमारे लिए दिया हुआ एक वरदान है। जो जितने भी मास्टर आर्टिस्ट हैं, जो अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, पुराने टाइम में भी जो आर्टिस्ट रहे वह भी स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस किया करते थे। और जो बड़े बड़े अटेलियर्स हैं, जो स्टूडियो बोलते हैं, जहाँ पर लोगों को ड्राइंग सिखाई जाती है, पेंटिंग सिखाई जाती है, तो वह लोग भी जो यह चीज़ कराते हैं, जो स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि स्टिल लाइफ में हमें शेप्स को समझना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ों को देखते रहते हैं, शेप्स को देखते रहते हैं। एक दो चीज़ें होती हैं ड्राइंग में, एक तो होती है ऑर्गेनिक शेप्स, जिनका शेप्स पहले से कंफर्म नहीं होता, मतलब वह बदलता रहता है। जैसे कि हमारा फेस, अगर हम मोटे हैं तो फेस कुछ अलग होगा, लेकिन अगर हम 2 महीने बाद पतले हो जाएँ तो फेस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ की टहनियाँ, फूल, जानवर, ये सारी ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं। और बेसिक शेप्स जैसे कि ओवल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स। तो जो स्टिल लाइफ होती है उसमें मोस्टली जो बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो बॉक्स, जो जैसे कि ये डिब्बा है, तो सबसे पहले इसको हमने एक रेक्टेंगल जैसे शेप में सिंप्लीफाई किया था। तो एज अ ह्यूमन जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, तो जब हम आर्ट सीखते हैं तो वहाँ पे स्टिल लाइफ को समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। और जब हम लाइव स्टडीज़ भी करते हैं तो स्टिल लाइफ सेटअप
हमारे सामने, हम उसको कितने ही टाइम तक रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि फिर हम जब चीज़ों को ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो फिर हम ह्यूमन के साथ लाइव मॉडल स्टडी या कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ की ही प्रैक्टिस करनी है। अब स्टिल लाइफ में भी आप डिफ़िकल्टी को कितने ही लेवल पर बढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो आप, तो आप सिंपल कप, बोतल या कुछ एक सब्जेक्ट वाले स्टिल लाइफ से स्टार्टिंग कीजिएगा, क्योंकि स्टिल लाइफ में आप कितने ही सब्जेक्ट को कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सब्जी ले लो, आप फल ले लो, जूते रखे हैं, बोतल रखी है, पेंसिल बॉक्स रखा है, ब्रशेस रखे हैं, कुछ भी रखा हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रख के यूज़ कर सकते हो। तो यह आपको अपनी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि ये कि कोई और देख के कोई और डिफ़िकल्ट चीज़ें बना रहा है तो मुझे भी बनानी है। क्योंकि यह चीज़ हमारे साथ होती है कि अक्सर हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं कि यार उसका इतना अच्छा बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं बन रहा। तो एक चीज़ समझिए कि वह शायद बहुत लंबे टाइम से अपनी चीज़ों पर वर्क कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वह फंडामेंटल्स पर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, और हो सकता है वह अपने फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए उसका आर्ट वर्क अच्छा बन रहा है। तो अगर आपका आर्ट वर्क नहीं बन रहा है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ड्राइंग एक स्किल है जिसको कोई भी सीख सकता है। तो यहाँ पे आप जस्ट चीज़ों को सीख रहे हो। तो और एक चीज़ आपको किसी भी चीज़ को सीखते टाइम याद रखना है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कोई भी चीज़ आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब आप ड्राइंग पेंटिंग सीखते हैं तो इसमें 1-2 साल का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आर्ट वर्क कहीं इम्प्रूव होगा। और आप सोचो कि 2-4 दिन करके आपकी ड्राइंग स्किल में इम्प्रूवमेंट दिख जाए, तो नहीं होगा। अगर आप एक आर्ट वर्क आज बनाइएगा और उसमें आज की डेट भी लिखिएगा, और जब आप आज से 1 महीने बाद कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए जब 1 से 1.5 महीने बाद उस आर्ट वर्क को दोबारा देखोगे तो आप उसमें बहुत सारी गलतियाँ देख पाओगे। और इस बीच में होता क्या है कि 1 से 1.5 महीने में आपकी आइज़ ट्रेंड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप यही करोगे कि आज आर्ट वर्क बना के 2 दिन बाद देखोगे तो आपको उसमें गलतियाँ नहीं दिखेंगी। तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब जैसा कि एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि स्टिल लाइफ से ही सब कुछ होता है। तो जैसे कि आप समझिए कि जब आप एक पोर्ट्रेट बनाते हो, एक फिगर बनाते हो, तो वहाँ पे भी यही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं कि पहले हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसे छोटी छोटी लाइंस में ब्रेक करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, फिर उसके बाद हम उसमें राउंडनेस कर्वनेस ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है जहाँ पे हम वैल्यूज ऐड करते हैं, चीज़ों को उसमें लाइट और फॉर्म को ऐड करते हैं। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आप प्रोसेस को जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आपको बस प्रैक्टिस बस यही करना है, और जो प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है। जो स्टेप्स, जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है। अब मैं चीज़ों को जैसे कि अब उसमें जहाँ पे राउंडनेस है उसको ऐड कर रहा हूँ, तो थोड़ी से थोड़ी राउंडनेस को भी कई बार हम ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, या ज़्यादा राउंडनेस है तो उसको हम कम कर देते हैं। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ जब हम सही करते जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप हमारा आर्ट वर्क सही बन जाता है। इंग्लिश में माइकल एंजेलो जो काफ़ी महान आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर आर्टिस्ट थे और एक महान आर्किटेक्ट भी थे, तो उनका एक कोटेशन है जो इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ। वह कहते हैं कि कोई भी पत्थर हो उसके अंदर जो मूर्ति है वह पहले से ही बनी हुई होती है, हमें जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट हैं केवल उसको हटाना पड़ता है। तो आप एक चीज़ समझिए, इसका मतलब क्या है कि जो जैसे कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वह पहले से ही सही है, बस हमें उसमें जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करना है। अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हो तो हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही अच्छे हैं। हमें बस अपने अंदर की जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना है खुद से। जब हम उन चीज़ों को दूर कर देंगे तो अपने आप हम अच्छे बन जाएंगे। तो यही रूल हमारी ड्राइंग में भी अप्लाई होता है कि हमारा आर्ट वर्क शुरुआत से ही अच्छा है, हम उसको अच्छा ही बना रहे हैं, बस उसकी जो गलतियां हमसे हो रही हैं हमें उनको करेक्ट करना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चीज़ों को करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो करोगे और आपका आर्ट वर्क ही काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि स्टिल लाइफ का एक जैसे एक सब्जेक्ट लिया,
जब आप इसको अच्छे से बनाने लग जाओ 10-15-20 बार आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, फिर उसको लाइव रख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रिंट आउट का एक और मुझे चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंट आउट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लाइव से चीज़ें बनाते हैं तो चीज़ें 3D फॉर्म में होती हैं, और जब हम उसको अपने सरफेस पर बनाते हैं तो उसे हम 2D फॉर्म में बनाते हैं। तो 3D फॉर्म से 2D फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम प्रिंट आउट का यूज़ करते हैं क्योंकि प्रिंट आउट में चीज़ें फिर हमें 2D फॉर्म में दिखती हैं, हम उसकी शेप को सही से देख पाते हैं। तो जब हम 2D फॉर्म में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार चीज़ों को बनाते हैं, मिटाते हैं, गलतियाँ सही करते हैं, तो उससे हम फिर चीज़ों को देखना सीख जाते हैं। फिर जब हम 3D फॉर्म में चीज़ें देखते हैं तो हम फिर उसको सही से उसके शेप को ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपको पहले प्रिंट आउट की हेल्प से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट को लाइव रख कर, मैं इसके बारे में वीडियो भी डाल दूंगा कि कैसे सेटअप करना है, तो लाइव रख के भी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको 2 सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर जैसा आपको अच्छा लगे उसको भी फिर आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके या गूगल से जैसा आपको अच्छा लगे उसको निकाल के कर सकते हैं। और स्टिल लाइफ से हम कंपोजिशन को सेट करना भी सीखते हैं, क्योंकि जब हम लाइव स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम उसकी अरेंजमेंट खुद करते हैं। तो उससे हम लाइट की अरेंजमेंट की, किस तरह से लाइट को यूज़ किया जाता है, किस तरह से अपने जो सेटअप है उसको किया जाता है, कैसे चीज़ों को रखा जाता है, यह सारी चीज़ें भी सीखते हैं। तो यह हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब कुछ लोगों को एक चीज़ का और कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो यही सारे प्रोसेस, रूल्स, टेक्निक्स, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें, यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो मेनली हमारा फोकस ड्राइंग के ऊपर होता है। फिर जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उसके पीछे थोड़ी और चीज़ें हम सीखते हैं कि कैसे हमें और ज़्यादा डेप्थ को दिखाना है, पर्सपेक्टिव को समझना है। तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे भी आती हैं। तो उनके ऊपर भी वीडियो आगे आएंगे, क्योंकि देखो एक साथ अपने वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे मैं वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो यह सारी चीज़ें फिर हम अपने आर्ट वर्क में किस तरह से डेप्थ दिखाएं, ये सारी चीज़ें फिर हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो मेनली आपकी ड्राइंग है, उस पर फोकस करना है। और जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हम वैल्यूज़ की जब स्टडी करते हैं, लाइट को समझते हैं, फॉर्म को समझते हैं, तो वह चीज़ें फिर हमारी ड्राइंग के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। तो उनको हम फिर आगे समझेंगे। अभी मैं ड्राइंग के ऊपर कुछ और वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, जहाँ पे हम और अलग अलग सब्जेक्ट को जस्ट उनकी ड्राइंग पर मेनली फोकस करते हुए चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से हम लैंडस्केप को ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम पोर्ट्रेट को ट्रीट करते हैं, क्या लूमिस मेथड का एक्चुअल मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे के पोर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं उसको वापस से इरेज करके बना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि चेक करना, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम अपने आर्ट वर्क को आप चेक करने में दोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। जो गलती हम सभी करते हैं कि हम आर्ट वर्क को बस ड्रॉ करते जाते हैं, तो यह भी एक गलती ही है। क्योंकि ड्रॉ करना काफ़ी नहीं है, आप कितना ज़्यादा आर्ट वर्क को ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना ज़्यादा उसको चेक कर रहे हो, वह इम्पोर्टेंट है। अगर आप चेक ही नहीं करोगे, केवल ड्रॉ ही करते रहोगे, तो फिर आपका जो इम्प्रूवमेंट है वह नहीं होगा। जो गलतियाँ हैं वह जहाँ के तहाँ ही रहेंगी। तो आपको आर्ट वर्क को चेक भी करते जाना कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या लाइन्स गड़बड़ हो रही है, क्या सेम मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में यह चीज़ कॉमन सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको टाइम को बिल्कुल नहीं देखना है कि वह सामने वाला पर्सन या मेरी वीडियो देखे कि मैंने 20 मिनट में या 40 मिनट में बना दिया, तो आपको भी 40 मिनट में ही बनाना है। यह भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है जो हम करते हैं कि हम टाइम को मैच करना चाहते हैं कि हम सेम सामने वाले के जैसा ही टाइम मैच करके उसी की स्पीड में वर्क करें। तो स्पीड के चक्कर में हम चीज़ें गलत ज़्यादा करते हैं। तो हमारा मोटिव बस यही रहना चाहिए माइंडसेट कि हमें चीज़ों को सही करना है, भले ही टाइम मुझे 1 घंटा और ज़्यादा लग जाए। और जब मैं कोई आर्ट वर्क, जैसे कि जो पोर्ट्रेट वगैरह कमीशंस आते हैं, तो उनको जब मैं बनाता हूँ तो मैं 1 दिन का गैप लेता हूँ वैल्यू सेट करने में और ड्राइंग में, ताकि 1 दिन बाद मैं फ्रेश आइज से आर्ट वर्क को दोबारा चेक कर सकूँ, ताकि मैं और मिस्टेक्स को खोज सकूँ। तो मिस्टेक खोजना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं उसमें अगर मुझे कुछ और मिस्टेक्स दिखती हैं तो मैं पहले उनको करेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर उसमें शेडिंग वगैरह करता हूँ या कलरिंग करना हो तो करता हूँ। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो
ऐसे हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं भी इन चीज़ों में पहले काफ़ी ज़्यादा फंसा रहा। मैं भी सोचता था यार इतना अच्छा जो लोग बना देते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर पोर्ट्रेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी केवल स्किल्स पर डिपेंड करती हैं। हम अगर टाइम लैप्स को देखते रहें तो उनको हम एज अ पिक्चर देखते हैं, समझते हैं, बस हमें कुछ पता तो रहता नहीं कि क्या रूल फॉलो हो रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे चीज़ों को करा जाता है। हम बस उनको देखते रहते हैं एज अ मूवी, वो देख के हमें उनमें मज़ा आता है और बार बार हम बस उसको देखते ही रहते हैं और फिर हम उसको खुद से नहीं करते हैं। जब तक आप चीज़ों को जितना ज़्यादा आप बाहर निकालोगे, जितना ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब ये एक और चीज़ की जब आपको लगे कि आपका स्ट्रक्चर सही बन गया तो आपको आर्ट वर्क को उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने आर्ट वर्क को उल्टा रख दिया है, तो इससे आप चीज़ों को फिर एज अ शेप देखने लगोगे। एज अ शेप मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी ये डिब्बा है, आपको उसका पूरा जो पर्सपेक्टिव है वह बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। जो उसके प्रोपोर्शन से अब आप उसको केवल लाइंस के फॉर्म में देखो कि ये लाइंस है, इसमें ये शेप बन रही है। तो इससे आप बेहतर तरीके से जज कर पाओगे कि आपका आर्ट वर्क सही बना या नहीं। यह टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग में आपको इस चीज़ को ज़रूर से अप्लाई करना है। जब आप इस तरह से अपनी ड्राइंग को पलट के रखोगे रेफरेंस के साथ, तो आपको फिर उसमें और ज़्यादा गलतियाँ दिखेंगी कि किस पार्ट में अब और ज़्यादा राउंडनेस है, एंगल अगर डिस्टर्ब है तो उनको भी सही करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मुझे अभी गलतियाँ दिख रही हैं, तो मैं उन गलतियों को भी सही करता जा रहा हूँ कि कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एंगल है जो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है कि हल्का सा उसमें बिल्कुल मामूली सा सेफ्टी, तो मैं उसको दोबारा इरेज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि जो बड़े बड़े अटेलियर्स में भी आर्टिस्ट जब चीज़ें जैसे कि चेक करते हैं तो वह बस यह बोल देते हैं कि हाँ आपकी इस आर्ट वर्क में गलती है। तो गलती फिर आपको खुद ही खोजनी पड़ती है। जब हम गलतियाँ खुद खोजने लगते हैं तभी हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं। एक बिगिनर आर्टिस्ट और एक मास्टर आर्टिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि मास्टर आर्टिस्ट अपनी गलतियों को खोज लेता है और किसी भी के आर्ट वर्क में भी गलतियाँ खोज सकता है क्योंकि उसकी आंखें ट्रेंड है। लेकिन एज अ बिगिनर हमारी आंखें ट्रेंड नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हम गलतियाँ नहीं खोज पाते हैं। तो हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज़ को, अपनी गलतियों को खोजेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ ट्रेंड होंगी गलतियाँ खोज पाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सेम चीज़ ही तो है, क्यों बार बार मिटा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे गलतियाँ दिख रही हैं क्योंकि मेरी आइज़ में काफ़ी टाइम से ये चीज़ें करता आ रहा हूँ, तो मुझे अब ईज़िली गलतियाँ दिख जाती हैं कि किस चीज़ को और ज़्यादा मैं सुधार सकता हूँ। तो अब मैं उसको सुधार रहा हूँ। तो आपको भी बार बार चीज़ों को देखना है और पलट के भी देखना है कि, और जैसे कि जब आप पलट के देखो तो उस टाइम पे भी आपको पीछे जाके चेक करना है कि अब और ज़्यादा क्या मैं सुधार सकता हूँ। जब आप इस तरह से करके फिर पीछे जाओगे तो आपको ईज़िली फिर उसमें और ज़्यादा गलतियाँ दिखेंगी। तो उन गलतियों को भी आपको करेक्ट करना है और फिर उसी के बाद फिर आप उसको सही कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि अब फिर आप जैसे कि आपने इस चीज़ को करा, तो अब आप ऐसा नहीं कि जैसे कि पोर्ट्रेट वगैरह की प्रैक्टिस भी करो तो वहाँ पे बाल की खाल बनाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड मोड में चीज़ें करनी है। जैसे कि आपने 2 से 3 घंटे इस ड्राइंग पर दिया, उसको करेक्ट किया जितना अच्छे से आप कर सकते थे। अब आपको उसमें गलतियाँ जैसे कि दिखनी बंद हो गई, तो फिर आप नेक्स्ट रेफरेंस के साथ दूसरा रेफरेंस लीजिए, फिर उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप इसी तरह से जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर एक टाइम के बाद अपने आप उसमें आपको और ज़्यादा गलतियाँ दिख पाएंगी और आप उसको और ज़्यादा सही कर पाओगे। ये स्टिल लाइफ अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इसको मैंने अभी 100% कंप्लीट कर लिया। अभी हम इसको और ज़्यादा सुधार सकते हैं। यह जस्ट मैंने एक शॉर्ट आवर स्टडी की है। आने वाले वीडियोज़ में मैं लॉन्ग आवर स्टडीज़ के बारे में भी इस वीडियोज़ डालूँगा, जहाँ पे हम 4 से 5 घंटे केवल ड्राइंग वाले पार्ट को देते हैं, फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। तो जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट होता है उस तरह से उसका टाइम भी बढ़ता है। लॉन्ग आवर स्टडीज़ में कई बार हमें 20-20 घंटे भी लगते हैं। वहाँ पे हम जो शेडिंग वगैरह का जो क्लासिकल तरीका होता है, जो पुराने मास्टर्स आर्टिस्ट के द्वारा किया गया है, जो वह करते थे, जो बड़े बड़े अटेलियर्स में सिखाया जाता है, वह सारी चीज़ें हम करते हैं। तो वहाँ पे लॉन्ग आवर स्टडीज़ में हम चीज़ों को डीपली समझते हैं। तो उन सब के ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस लेकर आऊँगा। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें, जो पॉइंटर्स आपने इस वीडियो के थ्रू सीखे हैं, तो उनमें से 1 या 2 पॉइंटर्स जो आपको अच्छे लगें वह कमेंट में ज़रूर से
शेयर कीजिएगा ताकि इस जो वीडियो का रीच है वह भी बढ़े, और साथ में जो और लोग हैं जो यह वीडियो देखें उनको भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए, कितना आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी आर्ट को एंजॉय कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।